चाइना को इंडिपेंडेंस मेरे ख्याल से रफली एट द सेम टाइम एज इंडिया मिला था, रफली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मिला था। पर जिस तरह की ग्रोथ चाइना ने देखी, स्पेशली 80s और 90s के बाद, कोई और देश ने नहीं देखी ऐसी ग्रोथ। हाँ बिल्कुल। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप देखें कि चाइना और जो इंडिया था, उनकी जो पर कैपिटा इनकम, हमने उसके बारे में बात करी, वो 1980s तक लगभग एक ही थी। उसके बाद हमारी भी इकोनॉमी ने इम्प्रूवमेंट करी, पर हमारा पर कैपिटा इनकम जो है $3,000 तक पहुंचा। चाइना का पर कैपिटा इनकम आज $10,000 से ऊपर हो गया है। जी। तो इन टर्म्स ऑफ जो बिग गैप जो है, इनफैक्ट वो 1980s के बाद 1970s तक इंडिया और चाइना का जो पर कैपिटा इनकम थी वो लगभग एक ही थी। नैरेटिव ये, और ये ऑडियंस को भी अब पता है क्योंकि इतने सारे पॉडकास्ट बना दिए, हाँ, कि चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था। हाँ, और ये उस 1980s के चेंज की वजह से हुआ था। बिल्कुल। तो एक और नैरेटिव है कि भारत को अभी एक मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड सोसाइटी बनना चाहिए। पॉलिटिशियंस आकर शो पर भी ये कह रहे हैं। और मेरे ख्याल से जो भारतीय एंटरप्रेन्योर्स मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी उनकी हेल्प कर रही है। गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग के एंटरप्रेन्योर्स निकल के आए। रघुराम राजन सर आए थे शो पर, उन्होंने कहा कि यार ये मैन्युफैक्चरिंग ना भारत की स्ट्रेंथ नहीं है, हमारी स्ट्रेंथ है सर्विसेज। इसे सर्विसेज बिजनेसेस पर फोकस करने चाहिए। पहले तो ये पूछना चाहूँगा कि आपकी राय क्या है इस मैन्युफैक्चरिंग वाले एंगल को लेकर। और दूसरी चीज़ आपको चाइना के बारे में पूछना चाहूँगा कि क्या सीख सकते हैं हम चाइना से भारतीय होने के नाते। राइट। तो एक बात है कि हम दोनों चीज़ पर फोकस कर सकते हैं। एक या मतलब दोनों से नहीं करने की बात है कि थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग भी करें, थोड़ा सर्विसेज भी करें। और मैन्युफैक्चरिंग में मुझे सबसे ताज्जुब बात ये रही है कि अगर आप इंडिया में देखें आज, तो इंडिया में आज कोई 200 बिलियनर हैं। अब बिलियनर लोग वो होते हैं जिनकी नेटवर्थ $1 बिलियन से ज़्यादा हो। दुनिया भर में 3,000 ऐसे बिलियनर हैं। हमारा इसमें तीसरा नंबर आता है। अमेरिका नंबर 1, चाइना, उसके बाद इंडिया। हाँ, तो हमारी जो इकोनॉमी है 5th लार्जेस्ट है, पर जो बिलियनर्स हैं हमारे देश में, वो अगर हम 200 बिलियनर पर जाएं तो 3rd लार्जेस्ट है दुनिया भर में। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही है कि पिछले 5 साल में अगर देखें तो मैक्सिमम नंबर ऑफ बिलियनर्स जो इस कंट्री में आए हैं वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आए हैं। आज इंडिया में सबसे ज़्यादा बिलियनर्स जो हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के हैं। तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग की क्षमता है, पर हमने इसका पूरा पोटेंशियल अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं किया है। दूसरी बात ये भी है कि सर्विसेज भी हमारी स्ट्रेंथ है, तो हम दोनों इंजन पे फायर कर सकते हैं। एक या दूसरे से फायर करने से कुछ ज़्यादा होगा नहीं। सरकार का काम ये नहीं है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। सरकार का काम है कि जो इकोसिस्टम है वो आप सही क्रिएट करिए, उसके बाद जो जहाँ पर भी एंटरप्रेन्योर को अपॉर्चुनिटी देखे वो जाएगा। जो भी चाइना में 80s में हुआ, हाँ, क्या अगले 10 सालों में भारत में भी होगा? बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि चाइना के बारे में हम ये समझते नहीं हैं। दो बात, एक कि जो चाइना को हम सोचते हैं कि वो एक कम्युनिस्ट कंट्री है और चाइना ने जाके जो है उनका जो गवर्नमेंट है उन्होंने वो सारा इकोनॉमी कंट्रोल करती है। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि चाइना ने क्या किया 1980s और 1990s में कि जो उसके पहले 1970s में चाइना की जो पूरी इकोनॉमी थी वो गवर्नमेंट चलाती थी। चाइना में अगर आपको घर भी खरीदना होता था तो वो आप नहीं खरीद पाते थे। जो प्रॉपर्टी राइट्स कहलाते हैं वो सरकार के पास होती थी, इंडिविजुअल के पास कोई प्रॉपर्टी राइट भी नहीं होती थी। तो वो सब चेंज हुआ चाइना में। तो चाइना की सक्सेस स्टोरी रही कि सरकार ने उधर अपना जो बहुत कंट्रोल करती थी, धीरे धीरे चाइना ने उसको कम किया और चाइना ने प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ढील दी और ये प्रोसेस जारी रहा सालों तक। अभी एक चाइना में जब से जी जिनपिंग जो उनके लीडर हैं वो इस प्रोसेस को रिवर्स कर रहे हैं और उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्यों कर रहे हैं। पर जब तक वो पार में आए थे, चाइना ने उनका जो प्राइवेट सेक्टर था उसको बहुत ढील दी और उसके वजह से वहाँ पर ग्रोथ रेट बहुत हाई रही। पर चाइना ने दो चीज़ करी जो इंडिया कभी नहीं कर पाएगा। एक तो कि 1990s में चाइना ने 10 करोड़ लोग जो काम करते थे सरकार के कंपनीज में, पब्लिक सेक्टर कंपनी जो कहलाते हैं, उन्होंने उनको फायर करा। 10 करोड़ लोगों को फायर किया एक साथ नहीं, कोई 1990s में पूरे डेकेड में। और उनको बोला कि जाओ
जहाँ पर भी तुम्हें काम मिले लो, जिसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम मिले लो। और सेकंड चीज़ कि चाइना ने बोला कि हम लोगों को कोई वेलफेयर नहीं देंगे, कि अगर आपकी आमदनी नहीं हो रही और आपको घर बैठना है, घर बैठो, पर आपको जो काम करना है करो। तो इन अ वे इट वाज अ फॉर्म ऑफ, मैं कहलाता हूँ रूथलेस कैपिटलिज्म। कोई वेलफेयर स्टेट नहीं था जैसे इंडिया में कुछ मनरेगा है या कुछ और चीज़ दे रहे हैं। चाइना ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने बोला कि जहाँ नौकरी मिले जाओ, और बहुत इंटरनल माइग्रेशन हुआ चाइना में, कि लोग गए इधर उधर गए, जो ईस्टर्न कोस्ट है जहाँ पर निवेश ज़्यादा होता है, वहाँ पर गए, एक्सपोर्ट किया, जो किया। मतलब बोला कि यार मेहनत करो, अभी घर पे मत बैठो। हाँ, आपको कुछ पैसे नहीं मिलने वाले गवर्नमेंट से। हाँ, एग्जैक्टली। सरकार आपकी कोई मदद नहीं कर रही, हम इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं इधर, कि हम रोड बना रहे हैं, ब्रिज बना रहे हैं, पोर्ट बना रहे हैं, कि जैसे आप काम कर पाओ। पर सरकार आपको घर बैठे कोई पैसे नहीं देगी, और आपको जो करना है कीजिए। और जो पब्लिक सेक्टर में इतने सारे लोग काम कर रहे थे और कुछ ज़्यादा पैसे नहीं बन रहा था, वहाँ पर 10 करोड़ लोगों को 1990s में चाइना ने निकाला। अब ये जो पॉलिसीज़ चाइना ने करी, ये हम इंडिया में कभी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें ये सोचना कि हम 9, 10, 11% ग्रोथ ला पाएंगे, बहुत ही मुश्किल बात है। हम 6-7% करेंगे। अब इंडिया में क्या हो गया है कि पिछले 3-4 सालों में, और आपको इसके बारे में शायद आपको मालूम होगा, कि मैं चाइना पे काफ़ी बेरिश हो गया हूँ। चाइना की जो चीन की इकोनॉमी थे, ये हमने सब देखा कि इसने कितनी तरक्की करी, और इससे हम बहुत प्रभावित थे जब हम बड़े हो रहे थे। पर पिछले 5-6 सालों में चाइना ने भी काफ़ी गलतियाँ की हैं। एक तो कि जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया, कि चाइना का जो सरकार है, इन्होंने बहुत डील दी प्राइवेट सेक्टर को। पिछले 5-6 सालों में चाइना की जो चीन की सरकार है, जी जिनपिंग के अंदर, ये वापस ज़्यादा हावी हो रही है, वापस ज़्यादा कंट्रोल ले रही है, क्योंकि इनको लग रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं एक्सेट्रा, ये थोड़े ज़्यादा ही बड़े हो गए हैं, और जो हमारी कम्युनिस्ट पार्टी है उसके लिए ये खतरा बन सकते हैं। तो इसलिए इन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज पे चाइना की जो सरकार है ज़्यादा हावी हो गई है। एक तो वो है, और दूसरी बात चाइना में ये है कि अब जो उनकी पॉपुलेशन है, वो अब घट रही है। ग्रोथ रेट कम नहीं हो रही, पॉपुलेशन घट रही है। और तीसरी बात मैं एक चीज़ और कहूँगा, कि बहुत कर्जे लिया है, और उस कर्जे को अब चुकाने के लिए वो काफ़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं। जो उनकी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स जैसे होती है, वहाँ पर उनको बहुत परेशानी हो रही है। तो ये जो 3 चीज़ें चाइना में हो रही हैं, इसकी वजह से चाइना का जो ग्रोथ रेट है वो बहुत घट चुका है। और मुझे लगता है कि अगले 10 साल में जो चाइना की एवरेज ग्रोथ रेट रहेगी, वो सिर्फ 2 या 3% रहेगी। तो अब देखिए, ये इंडिया के लिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है, पर हमें इसका राइट लेसन लर्न करना चाहिए। तो हमें जो चाइना ने पिछले 40 साल में किया, उससे हमें कुछ लेसन्स लर्न करने चाहिए, कि हम कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट और लाएं, कैसे पॉलिसीज़ ऐसी करें कि कोई ज़्यादा परेशानी ना हो कोई निवेश के लिए। वो सब हमें चाइना से अभी सीखना चाहिए। विराट कोहली प्रॉब्लम, कि इतने सेंचुरी स्कोर कर लिए कि अब प्रेशर फील होता है आगे सेंचुरी स्कोर करने की, और एजिंग भी हो गई, एजिंग भी हो रही है। एग्जैक्टली। ओके दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर। चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।